अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, किसी भी वालिदैन से अगर पूछा जाए कि वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं कि उनको हम शुमार नहीं कर सकते, और कुरान मजीद में भी है कि तुम हमारी कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन नेमतों में क्या-क्या आता है? आपका कैरियर आता है, आपका घर, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, ये तमाम उन नेमतों में शुमार होता है। तो वालिदैन के लिए बच्चे मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा कीमती असासा होते हैं, जिनके लिए वो किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करते। ये तो हो गया उन पेरेंट्स की बात जिनको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा हुआ है। आज का जो हमारा मौज़ू है वो उन कपल्स या उन जोड़ों के अवेयरनेस के लिए है, जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से फ़िलहाल महरूम रखा हुआ है। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसके बहुत से अब तशख़ीसी टेस्ट और इलाज भी मौजूद हैं, जो हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। और आज हमने जिन मारूफ़ इस्लामाबाद की मारूफ़ एक्सपर्ट को दावत दी है प्रोग्राम में, वो हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर अंबर जलील बख्तियार साहिबा, प्रोफ़ेसर ऑफ़ गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स विद स्पेशल इंटरेस्ट इन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी नाज़रीन बांझपन को कहते हैं, और उसमें आपने सुना होगा आईवीएफ का नाम सुना होगा, या टेस्ट ट्यूब बेबी कह लें, उसकी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपर्टीज़ हैं। उसके अलावा दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहीं। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 14 साल तक स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तजुर्बा भी हासिल है। और जो हमारा स्पेशलिटी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिसे हम एफसीपीएस कहते हैं, प्रोफ़ेसर साहिबा उसकी सुपरवाइज़र भी रहीं और उसकी एग्ज़ामिनर भी हैं, और इस वक्त करंटली कायद अज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी और अबरार सर्जरी से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी आज का ये मच। बहुत अहम मौजू है इनफर्टिलिटी का, जिसे हम बांझपन भी कह सकते हैं, बेऔलादी भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट हम इसी से करते हैं कि एक तो है इनफर्टिलिटी, बांझपन, जो आम तौर पे ख़वातीन से रिलेटेड लोग कर देते हैं, और एक होती है बेऔलादी, जिसमें दोनों पार्टनर्स में मसले मसाइल होते हैं। तो मैं चाहूँगा बुनियाद ही हम सादा तरीन सवाल से करें कि दोनों में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शायगान का बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और डॉक्टर आमिर आपका शुक्रिया फॉर द इंट्रोडक्शन और ये जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं चीज़ें करेक्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि इनफर्टिलिटी का जो लफ्ज़ है या जो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको बहुत अरसे से हमने सब फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि इनफर्टिलिटी से आपको ये लगता है कि जैसे कोई ये नामुमकिन चीज़ है। जी, बिल्कुल, कि ये हमेशा दायमी है, नहीं हो सकता कुछ भी। तो एग्ज़ैक्टली, जब हम इसको लेबल कर देते हैं ना, तो फिर पेशेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते और उनको ये वो एनकरेजमेंट नहीं मिलती जो उनको एग्ज़ैक्टली। आना चाहिए उस तरफ। तो एक उम्मीद अफ़ज़ा वर्ड एग्ज़ैक्टली, तो सब यूज़ किया फर्टिलिटी जाता है। हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जी देयर इज़ सम प्रॉब्लम एंड वी आर यस। देयर टू हेल्प देम। तो हम उनको हेल्प करते हैं उस चीज़ को ठीक करने में, जहाँ-जहाँ जिस स्टेप पे उनको प्रॉब्लम होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हेल्प करें ताकि वो कंसीव कर सकें या वो हमल की तरफ जा सकें। तो इसलिए सबसे पहले तो ये टर्म हम जो है वो उसको चेंज करते हैं। दूसरी बात ये है कि बांझपन जो है वो हम यूज़ुअली औरतों के साथ एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ दोनों में हो सकती है। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये हमारा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो हम बेसिकली जब भी कोई शादी होती है तो हम ख़वातीन पे फ़ोकस करते हैं। तो ख़वातीन के अंदर बांझपन को डिक्लेयर करना बहुत एक मैं कहना चाहिए कि बहुत एंड पे जाके हम डायग्नोज़ करते हैं। उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बांझपन तो मैं इसको नहीं कहूँगी, फिर हम ये कह सकते हैं कि जी अगर सब ट्रीटमेंट्स फ़ेल हो जाएँ या उसकी वो एज ही गुज़र जाए, तब ये लफ़्ज़ हम यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी है कि बच्चा ना होना या बेऔलादी, ये तो दोनों तरफ से हो सकती है, ख़वातीन की तरफ से भी और मेल पार्टनर की तरफ से भी। तो हम दोनों को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, ट्रीट भी करते हैं, और अच्छी बात जो है वो ये है कि जो मेल पार्टनर है, उसके टेस्ट भी थोड़े हैं, ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है और बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख के चलते हैं कि जहाँ पे भी जो हमें जिस लेवल पे मिलता है, हम उसको उस तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर आप माशाल्लाह इस फील्ड में आपका स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आपका जी, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी है, तो इसमें कितने परसेंट कपल्स, आप चूँकि गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की जी। प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो आपके पास रूटीन में हर तरह के पेशेंट्स आते हुँ। होंगे। तो उसमें से कितने परसेंट पेशेंट जो हैं वो आपके
बेऔलादी या बांझपन के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट हो रहे होते हैं? देखिए, अगर जनरली पाकिस्तान में बात करें, जब टोटल हमारी पॉपुलेशन है, तो उसमें तकरीबन 21 से 22% सब फर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो सब फर्टिलिटी है वो है उन लोगों में जो एक दफ़ा जिनके पहले कोई हमल हो चुका होता है, इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, ओके। जिसके अंदर एक दफ़ा हमल, वो तकरीबन 18% है 22 में से। और 4 से 5% ऐसा है जिनके कभी हमल ठहरा ही नहीं है, जिसको हम प्राइमरी कह देते जिसको हैं? हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी ओके, कहते यानी हैं। कि प्राइमरी वो है कि जिसमें कोई कभी, ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है कि हमल ठहर ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है वो ये है कि पहले हो सकता है कि उनका एक औलाद हो, फिर बीच में गैप दिया हो या और मिसकैरेज हो दोबारा गया। या मिसकैरेज हुआ हो और बाद में फर्टिलिटी या कंसेप्शन नहीं हो पा जी रही है, बिल्कुल। तो उसको हम फिर सेकेंडरी में कह देंगे। जी ये प्रॉब्लम जी कोई नहीं है, जी सिर्फ थोड़े से कुछ इश्यूज हैं जिनको अगर एड्रेस किया जाए तो ये मसला हल हो सकता जी है। बिल्कुल। देखिए, आपने बड़ी क्लैरिटी से इस चीज़ का जवाब दिया है। अच्छा, अब हम साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ अगर आएँ, तो इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? जी, साइंटिफिक ये है कि अगर एक कपल शादी के बाद 1 साल इकट्ठा रहें और कोई ऐसा भी वो कॉन्ट्रासेप्शन या कोई परहेज़ कर रहे हों कि प्रेगनेंसी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना यूज़ कर रहे हो, तो 1 साल के अंदर अगर वो कंसीव नहीं कर पाते, तो हम उसको सब फर्टिलिटी लेबल करते हैं और फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस तरफ उनको कहते हैं कि आप आएँ ताकि हम आपके टेस्ट करें, यानी कि 1 साल शादी के बाद इकट्ठे रहने के ख्वाहिश बाद। के बावजूद अगर कंसेप्शन नहीं हो रही, जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जी, तो तब हम कहते हैं कि आप यू शुड सीक मेडिकल एडवाइस और आप एक्सपर्ट से रब्ता करें ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए जी और एक बिल्कुल। दफ़ा आइडेंटिफाई होगी तो तब उसका इलाज भी हो जी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन तो डॉक्टर साहब आपने बड़े अच्छे तफसीली तरीके से बता दी कि प्राइमरी वो हो गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ नाज़रीन के उसके लिए कि नाज़रीन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसको कहते हैं, सब फर्टिलिटी उसको कहते हैं कि जिसमें एक जो जोड़ा है, कपल है, उसमें प्रेगनेंसी हो ही ना, उसको हम प्राइमरी कह देते हैं। सेकेंडरी वो होती है कि जिसमें प्रेगनेंसी होती है और फिर मिसकैरेज हो गया या नॉर्मल बच्चे की विलादत हो गई लेकिन बाद में दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उसको हम सेकेंडरी या सानवी कह देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम वजूहात की तरफ आते हैं। जी। अब इसमें चूंकि दोनों पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं तो मैं चाहूँगा कि दोनों की वजूहात, और जिससे आपने फरमाया कि सबसे आसान और नॉन इन्वेसिव जो है वो तो मर्द की टेस्टिंग है। जी। तो आपके पास एक कपल आता है इस सारे क्राइटेरिया के बाद, उसकी जी। शादी को 1 साल हो गया, जी। ख्वाहिश के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपके पास आया, अब आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? अच्छा, आमिर साहब, इस उससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एज ऑफ द फीमेल एंड द मेल बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर किसी की शादी हुई ही 35 साल में है, तो उसको साल इंतज़ार नहीं करना प्रेगनेंसी के लिए, उसको पहले दिखाना ये चाहिए। मेल की बात हो रही है फीमेल की? फीमेल्स, फीमेल की। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो 35 साल के बाद डेवलप होती हैं, एग की उतना अच्छी क्वालिटी नहीं रहती, तो साल इंतज़ार ना करें। अगर आपकी लेट उम्र में शादी हो रही है, जिसको हमारे ख़्याल में 35 के करीब जाके या 30 से 35 के दरमियान, तो वो फिर साल इंतज़ार ना करें, वो जल्दी डॉक्टर के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट लें या वैल्यूएशन एटलीस्ट कर लें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ जी। जितना टाइम डिले करेंगे, ये चीज़ उन लोगों के लिए है। लेकिन जो पहले मैंने बात की, वो 30 साल से पहले या 35 साल से पहले जिनकी शादी है, वो साल एक वेट कर सकते हैं। एक तो बात ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई कपल हमारे पास आता है इसके लिए, तो चूँकि ख़ावंद के लिए या जो हस्बैंड है उसके लिए टेस्ट 1 या 2 टेस्ट है और वो भी नॉन इन्वेसिव हैं, वो सबसे पहले हम उनको एडवाइस करते हैं और फर्स्ट मीटिंग पे करते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो ख़ातून है, उसको हमें उनके डिफरेंट तरह के कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स हैं, कुछ बेसिक अल्ट्रासाउंड्स हैं, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, वो हमने एवैल्यूएट करना होता है उसमें। जिसमें उनकी जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो माहाना बाकायदगी का निज़ाम है, उसका सही होना, ख़राब होना, उन सब चीज़ों को हम टैकल करते हैं। जो कपल्स हमारे पास आते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 60% यूजुअली ख़वातीन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन 40% इन कपल्स में मेल हज़रात का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, क्योंकि एक टाइम था ये समझते थे कि शायद 80% ख़वातीन का ही प्रॉब्लम है। जी, पुराने ज़मानों में तो यही समझा जाता है जी। कि ये प्रॉब्लम है ही ख़वातीन के जी, अंदर। तो अब ये है कि 40% हमारी स्टार्ट्स ये बताती हैं कि ख़ावंद में या हस्बैंड में प्रॉब्लम होता है और वो बहुत ट्रीटेबल होता है और टेस्ट भी ज़्यादा नहीं होते। इसलिए फ़र्स्ट टाइम के अंदर तो हम दोनों के जो बेसिक टेस्ट हैं वो हम एडवाइस करते हैं
और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर जिस तरह कॉजेज़ होती हैं उसको फिर हम साथ लेके चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, 60% हो गया ख़वातीन का हिस्सा, 40% मर्द हज़रात का हिस्सा हो गया। ऐसे भी केसेस आते होंगे जिसमें दोनों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जी, होता होगा, बिल्कुल। वो क्या परसेंटेज होती है आमतौर वो पर? तकरीबन आप ये समझ लें कि 30 से 40% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी ओवरलैपिंग, जिनमें दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा, अभी आपने एज का ज़िक्र किया कि 35 साल वो उम्र है ख़वातीन में कि जब जो हमल ठहरने के जो इम्कानात हैं आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो हुँ, जाते हैं। हुँ। अब हम आते हैं अपने माशरे की तरफ कि जहाँ पर अर्ली मैरिजेस बहुत कॉमन सी जी, बात है। जी। तो लोअर लिमिट की तरफ जाएँ, अभी भी हमारे गाँव देहातों में 14-15 साल की उम्र में भी गो के ये खिलाफ़ कानून है। कानून साज़ी के मुताबिक तो 18 साल से नीचे शादी नहीं हो नहीं सकती। होती। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हुँ, हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं कि अभी भी गाँव देहातों में 14, 15, 16 साल की उम्र में लड़की की शादी कर जी, दी जाती है। जी। वो भी एक रीज़न बन सकती है कि वक़्त से पहले अगर शादी हो गई है तो उसमें भी प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए उसके अंदर जो है ना और प्रॉब्लम ज़्यादा है। ओके। उसमें प्रेगनेंसी तो शायद अर्ली प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लेकिन उसके अंदर फिर मिसकैरेजेस और अनीमिया का अच्छा, फिर प्रॉब्लम हमल की और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ जाती है। ओके। उसमें प्रेगनेंसी होने में इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन प्रेगनेंसी के साथ ख़वातीन की जो सेहत है, बिकॉज़ ऑफ सो मेनी अदर रीज़न्स, जिसके अंदर अनीमिया भी है, जिसमें रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, एज छोटी है, विटामिन डी फिर उसकी डेफिशिएंसीज़ हैं। मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी शायद जी, इतनी बहुत फ़र्क पड़ता नॉर्मल ना, तो आइडियल एज डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में आप बताइए कि आइडियल एज खवातीन के लिए क्या होनी चाहिए? है। देखिए जी, तकरीबन 18 से लेकर और 35 साल के दरमियान जो है ना, ये बेस्ट एज है जिसमें आप बच्चा पैदा करना चाहिए। अच्छा, आजकल माशाल्लाह हमारी खवातीन भी पढ़ाई लिखाई में और हुँ, तालीम में बहुत आगे जा रही हैं, हर मैदान के अंदर ही। बिल्कुल। इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी नाज़रीन अब खवातीन हैं, खवातीन पायलट्स भी हैं। जी, तो ये एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है कि शादी की एज ऊपर भी शिफ्ट हो रही है, बि ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी जी, खवातीन में। बिल्कुल। तो ये खुशआइंद बात है कि जनाब 35 साल से नीचे तक, उस वक़्त तक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी कंप्लीट हो चुकी जी, होती है। तो प्राइम एज जो हम कहें अगर वर्किंग लेडीज़ के लिए, तो वो शायद 27-28 साल में भी कोई इतनी बड़े मसले वाली बात जी, नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने अर्ली टीन्स मैरिज का भी कर लिया। अच्छा, अब हमारे जो ख़वातीन का अगर हम उस तरफ आए न्यूट्रिशनल स्टेटस की तरफ, वो जी। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो बड़ी होशरुबा उसमें इंकशाफ़ात हुए थे हुँ, हुँ। कि एक स्टडी हुई साउथ एशिया में, जी, जिसमें पूरी पॉपुलेशन का जो है वो विटामिन डी के लेवल्स चेक किए चेक जाए। किया। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश आता है, अफ़गानिस्तान भी आ जाता है और हम आते हैं, उसमें पाकिस्तान में 80% जो इंसिडेंस है, हाईएस्ट इंसिडेंस साउथ एशिया में पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी का देखने में आया। जी, बिल्कुल। तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो रही है जिसमें ख़वातीन भी जी, शामिल हैं। तो एक तो हमारी ख़वातीन भी ज़ाहिर बात है विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार होंगी, और दूसरा बहुत अलार्मिंग चीज़ वो ये है कि हमारा जो खाने-पीने के जो आदात हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मेल न्यूट्रिशन तो ये होती है ग़िज़ाई किल्लत। अब हमारी बहुत जो एलीट क्लास है, उनको भी खाने-पीने में कोई मसला नहीं है, कमी पैसों का कोई मसला नहीं है। लेकिन उनकी सिलेक्शन ऑफ फूड शायद ऐसी होती है कि वो इम्बैलेंस डाइट जो है ना, उस तरफ ज़्यादा रुझान होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो मल्टीविटामिन्स की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन डी, कैल्शियम, इनकी कमी भी फर्टिलिटी के ऊपर असर डाल सकती है। देखिए, हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है डॉक्टर साहब। इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा जो कॉज़ है ना, आजकल आप सब लोग बहुत ज़्यादा, ये एक मशरूम भी प्रॉब्लम हुई हुई है हर फ़ोरम के ऊपर भी, इवन इंटरनेट पे भी, जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। ये बेसिकली एक बहुत मेजर कॉज़ है आजकल, जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर जो है वो सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी हम किसी पेशेंट को, जैसे आपने कहा कपल आता है हमारे पास, जब हम खातून को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें हम उनके सारे जो लेवल्स हैं विटामिन डी से लेके कैल्शियम, आयरन, ये सब, इसको हम एक तरह से स्क्रीन करते हैं, देखते हैं। और जहाँ जहाँ हमने देखा कि विटामिन डी की कमी है या आयरन की कमी है, वहाँ पे भी सब फर्टिलिटी का रेशो जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये सब विटामिन जो है ये आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोन्स ठीक होंगे तो आपका साइकिल रेगुलेट होगा, साइकिल होगा तो आपका ओव्यूलेशन, एग्स आपके हेल्दी और बनेंगे, क्वालिटी ऑफ एग्स भी अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ एग्स भी अच्छे बनेंगे, और फिर चांसेस ऑफ कंसेप्शन, और फिर उसको
कैरी करना ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ का आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और जो बेसिक बाकी विटामिन है वो कंप्लीट होंगे। जहाँ तक मैं आपसे बात कर रही थी कि आजकल आप कह रहे थे कि एलीट क्लास के अंदर जो ये प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए कि एक तो हमारी खैर डाइट जो है, जो हम खा रहे हैं, वो भी प्योर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग गलत टाइम पे खाते हैं, लेट खाते हैं, बिंज ईटिंग बहुत है। और हम सोते नहीं हैं सारी रात। आजकल नई जनरेशन है हमारी, वो तो सोती नहीं, वो तो सुबह फजर पे जब कि उठना चाहिए। हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि जो तहज्जुद के टाइम पे रिलीज़ होते हैं, और वो ऐसी उनकी पल्स-स्टाइल रिलीज़ होता है कि जो उस टाइम पे रिलीज़ होता है वो सारे दिन आपका जो है वो अफेक्ट करता है यानी कि आपको। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है जी, वो बॉडी इज एट इट्स बेस्ट एग्जैक्टली। व्हेन द डे स्टार्ट्स। जी, और हमारे आजकल के बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप कभी ट्रैवल करें किसी लंबा, अमेरिका या इंग्लैंड, तो हम एक जेट लैग में होते हैं। जी, तो हमारे बच्चे नॉर्मल रूटीन में जेट लैग में हैं। दिन रात का कोई तफरीक नहीं पता कोई चल रही। तफरीक नहीं पता, बॉडी भी रात कंफ्यूज है 3 कि बजे हैं और वो दिन की एग्जैक्टली। तरह ही बिल्कुल एक्टिव जाग रहे हैं। तो वो और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उनकी पल्सिलिटी इफेक्ट होती है, वो उनकी इफेक्टिविटी वैसी नहीं रहती है। स्पेशली आजकल जो बच्चे आईटी का काम कर रहे हैं, जो सारी रात जाग रहे हैं, और सब बच्चे कॉल आजकल सेंटर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज एग्जैक्टली में, नहीं, टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। ऑनलाइन जितनी भी काम है जी आजकल। बिल्कुल, वो रात और को ही ये होते चीज़ हैं। जी, और जो मैंने अब आपको अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं, जो बच्चे 20s में हैं, यंग कपल्स हैं, लेकिन उनकी रूटीन ऐसी है कि सारा दिन स्क्रीन्स पे बैठे हैं, रात को जाग रहे हैं, उनके अंदर सब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है। उनके अंदर कॉजेज़ मेल भी है, हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, और हार्मोनल कॉजेज़ हैं ज़्यादा। तो ये जो आपने बात की ना खाने की, उसमें खाना की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाने के टाइमिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सोने जाने की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन व्यूइंग, आप बैठे रहते हैं सारा दिन, या आप जिम जाते हैं, जिम जाके आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, या आप उस तरह की एनाबॉलिक हार्मोन्स ले रहे हैं, उनसे भी आपकी जो मेल फर्टिलिटी है वो बहुत इफेक्ट होती है। तो ये चीज़ें सारी डाइट के साथ साथ, विटामिन्स के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आती हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि जो बग़ैर दवाई के, बग़ैर किसी चीज़ के आप ठीक भी कर सकते हैं, और आपका फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पेशेंट्स जो इससे सफ़र कर रहा है वो ठीक हो जाता है। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, वेट लॉस से, चेंज ऑफ हैबिट से, नींद से, खाने से पेशेंट्स हैव कंसीव्ड। तो ये जो आपने बात की डाइट की, दिस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बग़ैर दवाइयों के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, वो अनफॉर्चुनेटली मैं इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ, सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ, जिसमें एक और अलमिया जो हमारे मुल्क है जिससे ख़वातीन को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, वो है ओबेसिटी। जी, कि बहुत ग्रोइंग थ्रेट है। लाइक डायबिटीज़ हमारी तकरीबन 3.5 करोड़ अवाम इससे मुतासर हैं। तो ख़वातीन में भी डायबिटीज़ आपको देखने में आ रही होगी कि रूटीन बहुत। में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो अब वेट कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन में ख़ास तौर पे बढ़ती जा रही है। तो आजकल कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी आई हैं जो बड़ी क्विक वेट लॉस करवाती हैं। GLP-1 वगैरह इस टाइप की अद्वियात आई हुई हैं। तो वो भी कुछ इस तरह के मसले मसाइल इसमें लॉन्ग रन में हो सकते हैं कि जो इतना रैपिड वेट लॉस, एक तो नॉर्मल वेट लॉस की आपने बात की ना, जी, जी। जिसमें आप थ्रू एक्सरसाइज वेट कम करते हैं, आप खून का जो खुराक का इंतखाब है वो अपना ठीक करते हैं, जी, उसकी टाइमिंग ठीक करते हैं, जो आपने बुनियादी चीज़ें बताई। ये सारा करने के बाद एक नॉर्मल तरीके से आपका वेट कम हो रहा है। जी। से कि 2 माह में 2 किलो कम हो गया, 3 माह में आपका 3 किलो कम हो गया। लेकिन कुछ बड़ा ड्रास्टिक ड्रग्स इंड्यूस्ड जिसे आप कहते हैं वेट लॉस होता है, जिसमें फिनोमिनल बहुत ही ज़्यादा थोड़े से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। इसका कोई इम्प्लीकेशन हो सकती है? इम्प्लीकेशन ऑन सब फर्टिलिटी? जी, जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब आप रैपिडली वेट लॉस करते हैं तो आपके विटामिन्स भी उसी तरह से जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में, तो आपके अंदर हर तरह के विटामिन की भी कमी होती है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा देखा गया, इनको गैस्ट्रिक अपसेट्स बहुत होते हैं। तो जब आप हज़म ही नहीं कर पाएंगे, खा ही नहीं सकेंगे, तो फिर आपको आयरन की, विटामिन डी की और इन चीज़ों की डेफिशिएंसीज होंगी। इसके अलावा भी फिर मूड स्विंग्स बहुत सारा चेंज हो जाता है आपका। तो आपकी जो जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है वो बहुत इफेक्ट होती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं हमारे फर्टिलिटी वाले जो बहुत ओबीस हैं, जिनका 130 140 kgs वेट है। इतना तो ज़्यादा? उनको जब आप लेकर आते हैं इनफर्टिलिटी, तो वो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम कि वो खुद से नेचुरली वेट लूज़ करें। उन लोगों को हम ये अद्वियात जो कि सेफ़ मार्जिन में, सेफ़ मेडिकेशन, सेफ़ डोज के साथ देते हैं, और वो जब एक ख़ास लिमिट पे वेट अपना काम करते हैं, फिर भी गो फॉर IVF और बाकी प्रोसीजर्स के लिए।
तो उनके अंदर तो ये हेल्पफुल हैं, लेकिन अगर आप इनको एक ख़ास लेवल या जो आपकी एक सेफ़ रेंज है उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव तरफ भी जा सकती हैं। तो सादा अल्फाज में हम इसको नाज़रीन की आम फहम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक होता है ओवरवेट, एक होती है ओबेसिटी। टेक्निकल आप और मैं तो जानते हैं, लेकिन जी, अवाम को शायद इतना पता जी, ना हो। नाज़रीन, एक होता है ओवरवेट कि जब आपका वज़न जो है वो जितना आपकी हाइट है उसके हिसाब से जो आपका बीएमआई है होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं ओवरवेट। मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए 60 किलो और आपका वज़न आ गया 62-63 किलो, तो वो ओवरवेट कहलाएगा। लेकिन जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि इनके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो 120 या 130 किलो के होते हैं, उसको हम ग्रॉस ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा, फरबापन कहते हैं उसको। तो उस सूरत में फिर इन अद्वियात की मदद से हम उसका रैपिड जो वेट लॉस है वो करवा सकते हैं। जी, लेकिन अगर बिल्कुल। आप ये कहें कि 60 होना चाहिए, 62 वेट है और आप फिर ड्रग से एकदम रिड्यूस करके तो जनाब उसे 40-45 पर ले आएं, वो डॉक्टर साहब मेरा जी, ख्याल है ट्रेंड ठीक जी, नहीं है। जी, बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले ख़वातीन के बारे में तो काफ़ी बताया कि उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनमें विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन की कमी हो सकती है। अब हम आते हैं मर्दों की तरफ, उनमें क्या-क्या मसाइल आप देखने में आते हैं जिसकी वजह से कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती? लेकिन जी जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक़ है या जो हस्बैंड्स हैं या जो मेल पार्टनर है, उनके अंदर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि 1 या 2 टेस्ट हैं सिर्फ़ करने वाले, जिनके अंदर से हम उनको तशख़ीस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर उसके अंदर हमें डायग्नोज़ होता है ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत सी अद्वियात हैं जो कि हम उनको बड़े शॉर्ट टर्म 1 महीने, 2 महीने के लिए देते हैं। टेस्ट रिपीट कराते हैं, तो उनका काउंट और उनकी मोटिलिटी बेहतर हो गई होती है, जो कि एक बहुत कॉमनेस्ट चीज़ हम देखते हैं। और जो इसका रीज़न हम देखते हैं उनमें, वो जैसे हमने पहले बात की है कि इसमें वेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आजकल डायबिटीज़ जैसे आपने बात की है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो वो ले रहे हैं, जिसके अंदर से आजकल जो बहुत कॉमन है वो डिप्रेशन के मेडिकेशंस हैं। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लोगों पे काम का भी है, अदरवाइज़ सोसाइटी के स्ट्रेसेस हैं। तो मेल पार्टनर ज़्यादातर चूँकि बाहर भी घर से काम करता है, फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, फिर काम भी कर रहे हैं, कई दफ़ा रातों को जैसे आपने बात की कॉल सेंटर्स में जाग रहे हैं, तो आपका जनरल जो एक स्ट्रेस है ऑफ लाइफ वो बहुत ज़्यादा है। तो मेल पार्टनर में जब ये स्ट्रेस होता है तो यूजुअली ये लोग जाते हैं फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स। लॉन्ग टर्म एंटी डिप्रेसेंट्स जब ये यूज़ करते हैं तो इनकी काउंट, स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी, ये सब इफ़ेक्ट होती है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जिम जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ ऐसे एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं या कुछ स्टीरॉइड्स लेते स्टीरॉइड्स हैं लेते या हैं। कुछ आप ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, इनके अंदर भी एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, उनके अंदर भी स्टीरॉइड्स हैं, जो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद आपका काउंट, स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी सबको डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा ओबेसिटी जैसे ख़वातीन में है वैसे बंदों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं लॉन्ग टर्म जो यूज़ करते हैं उसमें ये होता है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो कि कुछ साइकियाट्रिक मेडिसिन्स हैं जिसके अंदर एपिलेप्सी की मेडिसिन्स हैं। ये वो अद्वियात हैं कि जो कि बेसिकली आपकी नॉर्मल फंक्शन पे अफ़ेक्ट करती है। इसी तरह कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि बचपन में कभी आपको हुई थी जिनमें मम्स हैं, कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री भी हो सकती है हस्बैंड्स के अंदर। जैसे कि आपको कोई ब्लैडर का या कोई यूरिनरी सिस्टम का ट्रॉमा हो सकता है, कोई सर्जरी की हिस्ट्री हो सकती है, जिसके बाद एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकता है, जिसके बाद से आपका जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है या ये जो आपका रूटीन के जो काउंट्स हैं वो कम हो सकते हैं। सो बेसिकली तो यही है इसके अंदर। उसके अलावा जो मर्दों में प्रॉब्लम हो सकती है वो फिर सेक्सुअल डिसफंक्शंस की हो सकती है, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसके लिए फिर यूरोलॉजिस्ट के पास हम रेफ़र करते हैं। तो ये जो बेसिक बातें जो बाकी हैं उनके अंदर हम डायग्नोसिस भी आसान है और ट्रीटमेंट भी शॉर्ट टर्म है और इसका बहुत अच्छा आउटकम हमें मिल जाता है। तो नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, आमतौर पर ये होता है कि मर्दाना जसूमे जो हैं वो उनकी तादाद कम है या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आजकल जदीद टेस्ट और जदीद अद्वियात अवेलेबल है जिसकी मदद से आप उसका बड़ा बआसानी इलाज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं आईवीएफ की तरफ, जी, जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी है। इन जी। विट्रो फर्टिलाइजेशन या नाज़रीन के लिए आम ज़ुबान में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। वो ज़रा उसके बारे में बताइए कि वो किन कपल्स के अंदर आपको
उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोसीजर क्या होता है जी और उसमें उसका सक्सेस रेट क्या होता है? जी अच्छा जी बात ये है कि कुछ 10 एक साल पहले तक आईवीएफ जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं ये समझा जाता था कि शायद ये एंड रिजॉर्ट है किसी जब कुछ नहीं होता तो फिर एंड पे हम ये करते हैं बहुत थोड़ी सी इसकी स्पेशलाइज सेंटर्स होते थे जहाँ पे जाके ये प्रोसीजर करते थे बहुत महंगा भी होता था उस वक्त और आउटकम भी इसका जो था वो कोई बहुत प्रॉमिसिंग या बहुत सक्सेसफुल नहीं था उस वक्त लेकिन अब जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आप आम फहम ज़ुबान में बोलते हैं और हम उसको असिस्टेड कंसेप्टिव टेक्निक्स बोलते हैं जिसके अंदर हम इनको हेल्प करते हैं पेशेंट्स को उन पेशेंट्स को जिनको मेडिसिन्स या जो बेसिक इंजेक्शंस हैं या जो बाकी टेक्निक्स हैं जिनके अंदर हम कोई इन्वेसिव काम नहीं करते जिसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होता वो जब फेल हो जाते हैं या जब वो कामयाब नहीं होते उन कपल्स को फिर हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं इसके अंदर ज़्यादातर कॉजेज़ जो आजकल हैं उनमें पीसीओएस के पेशेंट्स हैं या जिनकी ट्यूब्स का प्रॉब्लम है ख़वातीन के अंदर जो अगर ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं ये यंग लोगों में भी होता है और ये एज जिस आफ्टर सर्जरीज भी हो सकता है इन्फेक्शंस भी हो एडहेजन्स सकते भी हैं हो जाते हैं कई दफ़ा, एडहेजन भी सर्जरी हुई सर्जरीज के है। बाद हाँ जी, होते हैं बिल्कुल। इन्फेक्शंस के बाद होती हैं और पीसीओएस के पेशेंट्स हैं जो कि बहुत रेजिस्टेंट हैं जिनके ऊपर अद्वियात असर नहीं कर रही हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने मिस कर दी है उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं जो एग्जैक्टली, बहुत कॉमन है कॉमन यूट्रस का कॉज रहम है का प्रॉब्लम है वो। नहीं वो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आपके ट्यूब्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसके अंदर ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं जिसमें ओवरीज अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं उनमें सिस्ट बन जाती हैं बड़ी बड़ी और एग्स जो हैं वो फिर टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं तो इसके साथ भी आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है उसके कुछ ग्रेड्स हैं उसके अंदर इसी तरह कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनकी एज ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि 35 बिल्कुल। ईयर्स के बाद हैं उनके अंदर एग रिज़र्व बहुत कम हो जाता है अब फॉर एनी रीज़न उसकी शादी लेट हुई है या पहले वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकी या बहुत अरसा उनको अप्रोच ही नहीं थी उस जगह के ऊपर तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर बाकी बहुत लंबी ट्रीटमेंट से नहीं गुजारते हैं उनको हम कहते हैं कि जी आपके एग रिज़र्व ही कम है तो आप गो फॉर आईवीएफ क्योंकि आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको इंजेक्शंस और टीके ये सब प्रॉपरली एक ख़ास रूटीन से लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर आप एग जो है उसको हम रिट्रीव करते हैं निकालते हैं बॉडी से इसी तरह जो मर्द का जरसूमा या स्पर्म है उसको भी लेते हैं और फिर हम उसको लैब के अंदर फर्टिलाइज करके और फिर छोटा सा एम्ब्रियो की फॉर्म में बॉडी में रख दिया जाता है इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं डिफरेंट स्टेप्स हैं कुछ सिंपल आईवीएफ होता है एक इक्सी होता है वो उससे एक स्टेप आगे है फिर पीजीडी होता है पीजीडी में हम कुछ ऐसी जब वो छोटा सा बेबी बन जाता है तो उसको हम माइक्रोस्कोपिकली चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है कुछ ऐसे भी हजरात हैं ऐसे कपल्स हैं जिनकी ख़ानदान में शादी हुई है ये चीज़ हमने जी, पहले कज़न डिस्कस मैरिज नहीं बहुत की ज़्यादा कॉमन है। तो एक रीज़न ये भी है लेकिन ज़रूरी नहीं कि कज़न मैरिज में ही हर दफ़ा प्रॉब्लम हो बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मर्द की फैमिली से भी आ रही हैं और ख़वातीन की फैमिली से भी तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं है जी जी, बिल्कुल। तो वो बेबी जब और उनके जो नॉर्मल बच्चे हो रहे होते हैं तो वो उनके अंदर प्रॉब्लम्स हर बच्चे में प्रॉब्लम है फिर आईवीएफ हमें पीजी जिसकी मैंने बात की उसमें जब हम बेबी बनाते हैं उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको प्लेस नहीं करते तो आईवीएफ बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं डिफरेंट तरह के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं एक ड्रॉबैक आईवीएफ का ये है कि अभी तक फाइनेंशियली ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है महंगा और महंगा इलाज है जी बिल्कुल महंगा इलाज है लेकिन अब ये उतना महंगा नहीं जितना 10 साल पहले महंगा था और इसका आउटकम जो है वो तकरीबन 30% है कैरी होम बेबी रेट यानी कि 30% अगर 100 हैं तो 30% वो लोग हैं जो कि बच्चा लेके घर जाते हैं जी बिल्कुल जो कि बहुत अच्छा रेट है और इसमें जिन लोगों की ट्यूब्स का प्रॉब्लम है सपोज उनका तो कैरी होम 50% से भी ज़्यादा है एग्जैक्टली तो ये डिपेंड करता है का प्रॉब्लम नहीं है रहम का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ ट्यूब्स का है एग्जैक्टली जो दोनों ओवरीज से आ रही हैं जी तो बेसिकली आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है जो एक स्पेशलाइज एक जगह पे कहाँ किया जाता है उसके लिए कुछ खास इक्विपमेंट होती है जिसके कॉस्ट और फिर वो इंजेक्शन वो सब डाल के ऑल्दो कि काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पहले की निस्बत अब पाकिस्तान में बहुत सारे कपल्स की तरफ जा रहे हैं और बहुत अर्ली स्टेजेस में भी जा रहे हैं बिकॉज उनको डायग्नोज जल्दी हो जाता है लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सोशल टैबू में क्योंकि आईवीएफ जो है वो एक इसके बारे में एक शायद ये है कि ये
शायद ये जेन्युइन काम नहीं है, शायद ये एंटी-इस्लामिक है। इस्लाम में यस। नहीं है, और शायद ये जो है वो गैर इस्लामिक है, तो इसलिए बहुत से जो लोग हैं वो इसकी तरफ नहीं आते, और फिर जब वो आते हैं तो बहुत देर हो गई होती है। इसमें तो डॉक्टर साहब जनरल तो लाइफ से मैं दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूँ। शुरू में लाउड स्पीकर आया तो ये फतवा आया कि जी ये हराम है। हाँ जी, अब देखें लाउड स्पीकर हर कोई यूज़ कर रहा है। फिर तस्वीर उतरवाना हराम होता था, अब हमारे आईडी कार्ड पे हमारी शिनाख्ती हमारी तस्वीर है। तस्वीर है। तो ये तो खैर एक हमारे सब कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम रहा है जी, कि रिलीजन को अनफॉर्चुनेटली हम अटैच कर देते हैं चीज़ों के साथ, और फिर उसके एंटी एक कैंपेन चलना शुरू हो जाती है, जो कि अब शायद इतनी ज़्यादा नहीं है इंटेंस। अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आती जी, जा रही है, हमारे उलमा भी काफ़ी अब रोशन ख्याल होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि मैं नाज़रीन की सिर्फ नॉलेज में इजाफा करने के लिए सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप और मैं तो बेसिकली जानते हैं, जी, लेकिन आम लोगों को पता नहीं होता कि 35 साल के बाद नंबर ऑफ़ एग्स भी कम हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसमें नंबर ऑफ़ एग्स डिटरमिन्ड होते हैं। जी, ये डिटरमिन्ड ज़रा होता इसको है। एलैबोरेट कर दीजिएगा, हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। इसमें डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि जब भी कोई बेटी या लड़की पैदा होती है तो उसके जो ओवरीज़ हैं, या जिसको हम अंडादानी बोलते हैं, उसके अंदर एक ख़ास नंबर ऑफ़ एग्स जो हैं वो उसके साथ वो पैदा होती है। लेकिन वो जो एग्स होते हैं वो आप ये समझिए कि बड़े इनिशियल स्टेज पे होते हैं उस वक़्त। बहुत छोटे-छोटे होते हैं, मैच्योर नहीं होते। और जब भी आप सने बलूगत के अंदर कदम रखते हैं, जब आपको साइकिल स्टार्ट होता है, जब आपकी मेनार्क स्टार्ट होती है, तो हर साइकिल में अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हर साइकिल में 1 या 2 एग्स मैच्योर रिलीज़ होते होंगे। हैं, और फिर वो रिलीज़ होते हैं, और ये एक पूरा साइकिल है इस तरह का। तो नॉर्मली जब आप पूरी टाइम देखते हैं तो हम तकरीबन 40-45 की एज तक जाके मेजॉरिटी ऑफ एग्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। 35 की एज हम क्यों डिटरमिन करते हैं, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप ये समझें कि आपके 70% ऑफ एग्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो चुके होते हैं। तो जो 30 से इसका मतलब 40% का, टोटल जो नंबर था 70% यूज़ हो चुका हुआ है। जी, अब तकरीबन, आपके पास सिर्फ 30% बचे हैं। जी, इस वजह से कहा जाता है कि 35 साल से बाद जितना आप करेंगे तो जी, फिर कंसीव करने का चांस उतना ही कम होता जी, जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि एग रिजर्व्स अब हमारे जो कम हैं हो वो गए। कम होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो पेशा इस तरह का है कि स्पेशलिटी मैं कहूँगा जी, गायनी ऑप्स और ख़ास तौर पर इनफर्टिलिटी के और सब फर्टिलिटी के जो आप केसेस देखती हैं, तो लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा मिथ्स भी होती हैं। जी। तो वो कौन से ऐसे तवहमात, तसव्वुरात गलत किस्म के हैं लोगों के जहन में? मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप वो भी ज़रा थोड़ा से नाज़रीन को बताइए। लेकिन जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा जो है वो मियाँ बीवी दोनों ने पैदा करना है। सबसे बड़ी मिथ ये है कि खातून जो है उसके ऊपर सारा दारोमदार नहीं है कि उसने बच्चा पैदा करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 60% ख़वातीन का प्रॉब्लम है तो 40% मर्दों का भी है। हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो आप यकीन करें कि 5 से 10 साल लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, और सिर्फ खातून जो है उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, सारे 10 टेस्ट खातून के ही हो रहे सब हैं खातून के और हो रहे मर्द होते हैं। साहब आराम से बैठे वो हुए आराम हैं। से बैठे हैं, और 10 सालों बाद उनको होश आती है कि जी जो मेल सारे पार्टनर टेस्ट है, जो ठीक आ रहे हैं हस्बैंड, खातून के। जी, ठीक आ रहे हैं, और ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं उनको, और इंजेक्शंस भी लग रहे हैं उनको, क्योंकि देखें हर जगह इतनी फ़हम नहीं है। और कई दफ़ा डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि जी अपने हस्बैंड को करें, वो कहते हैं जी उनको उनका मसला नहीं है, आप बस इसी को ट्रीट करें, क्योंकि आता कौन है साथ, सास होगी या नंद होगी। सोशल प्रेशर ही बड़ा होता होगा। एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं नहीं जी उसका कोई मसला नहीं है, बस आप इसको, तो 10-12-15 साल वो कहते हैं कि जी बस आप इसको दवाई दें, और डॉक्टर उसको दवाइयाँ दे भी रहा होता है। फिर 15 साल पर जब होश आती है कि जी प्रॉब्लम तो खामन के अंदर था, उस वक़्त तक उस औरत की एज ही गुज़र गई होती है जब हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, आगे दें, और ताकि वो आगे जाए, वो 35 साल से क्रॉस कर चुकी होती है, तो चांसेस वैसे ही कम इसका हो मतलब जाते कितना हैं। कीमती टाइम हम इन फजूल किस्म की आदत के अंदर और वो तो प्रैक्टिसेस में एक ज़ाया ये हो जाते मिथ हैं। जो है ना कि आप सिर्फ खातून को ट्रीट करें। दूसरी एक और मिथ भी है, वो ये है कि जो हमारे मेल खावंद साहिबान हैं, उनमें ये भी है कि अगर हम टेस्ट कराएँगे और ये ठीक नहीं आएगा, तो शायद हमारी जो है ना वो मर्दानगी इफ़ेक्ट होगी, ये सोशल लोगों को पता चल जाएगा, अनार का या मसला वो बन ठीक जाएगा। नहीं हो सकता। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम ठीक नहीं हो सकेंगे, ये इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचें कि अगर 100% मेल प्रॉब्लम अगर किसी की हो, 90% ट्रीटेबल है। तो ये तो बहुत उम्मीद अफ़ज़ा बात आपने की कि जी, 90% जो है वो मर्दाना प्रॉब्लम भी नाज़रीन काबिल इलाज है। जी, बिल्कुल अनाथ है, और जहाँ पे बिल्कुल स्पर्म्स नहीं है, जिसको हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, उसके भी आगे से टेस्ट हैं, जिसमें से 100 में से जो है शायद 70% वो भी ट्रीटेबल है एज़ोस्पर्मिया।
तो आप ये देखें कि हम टाइम पे जाते ही नहीं हैं, या हम उस सोशल प्रेशर में आके जो है वो मेल ये समझता है कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो वो नहीं करवाता। इसलिए एक मिथ ये भी है इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम शायद एक चीज़ जिसको हम गैर इस्लामिक, हर चीज़ जो हमने नहीं करनी उसको हम इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मुझे कहते हैं कि जी ये नॉर्मल हम जो मर्द हजरात हैं उनका टेस्ट कराना ही गैर इस्लामिक है। ये तो भी सबसे हमने बड़ी कम मिथ हो अक्रॉस गई किया है जी। भाई, वो ब्लड कहते हैं प्रेशर जी, का टेस्ट हो सकता है, शुगर का टेस्ट हो सकता है, तो ये क्यों नहीं जी हो वो सकता? कहते हैं जी ये तो कराना ही गैर इस्लामिक है, इसलिए ये टेस्ट ही नहीं कराना। तो फुल ये स्टॉप कुछ लग गया वहाँ। फिर आईवीएफ से रिलेटेड ये है कि शायद हम जब आईवीएफ के लिए जाएंगे तो शायद खातून का एग है तो शायद ये मेल हजरात का स्पर्म ये शायद किसी और का ना करते। ये भी एक पैटर्निटी बहुत इशू ना बन जाए जी। पैटर्निटी इशू ना बन जाए या कोई गड़बड़ ना वहाँ पे हो जाए, ये गैर इस्लामी है। अव्वल तो आईवीएफ की तरफ जाते नहीं है कि जी है ही गैर इस्लामी, फिर उसको समझाना पड़ता है और फिर वो समझ समझ के 10-10 साल सोचते रहते हैं, 10 साल बाद आते हैं तो फिर आईवीएफ का भी नतीजा उस तरह से नहीं निकलता, क्योंकि टाइम गुजर जाता है, क्वालिटी ऑफ एग स्पर्म हर चीज़ अफेक्ट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, सोशल टाबू और सोशल प्रेशर मर्दों के ऊपर इस लिहाज से है कि उनके दिमाग में एक बचपन से डाल देते हैं कि टेस्ट कराया ख़राब आया तो कुछ नहीं हो सकता, एग्जैक्टली। तो वो टेस्ट ही नहीं कराते। तो देखिए एक ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं आप और मैं जी मिलके कि लोगों को एजुकेट कर सकें कि इसको इतना फनेटिक ना हो इस बारे में। आजकल हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, और मेल का तो ज़्यादा आसान है, इलाज भी आसान है, आसान है टेस्ट और भी टेस्ट एक भी है आसान है और और सस्ते भी हैं। रिजल्ट्स भी बहुत और अच्छे हैं। सस्ते भी हैं डॉक्टर साहब, जी भाई महंगे सस्ते भी भी नहीं हैं हैं, इतने टेस्ट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज का हमारी कई ऐसे व्यूअर्स में ख़वातीन भी होंगी जो कि इस कर्ब से गुजर रही होंगी, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बड़ा हौसला अफजा और उनको खुश करने के लिए, एक रियलिटी बेस्ड खुशी देने के लिए एक टेक होम मैसेज क्रक्स में आप क्या देना चाहेंगी प्लीज़? देखें जी, चूँकि हम सब फर्टिलिटी पे या बांझपन पे बात करें, तो उन सब कपल्स के लिए एक जो टेक होम मैसेज वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर तो आपका साइकिल रेगुलेट नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो आप उसको साल का इंतज़ार ना करें कि साल के बाद शादी के हम जाएँगे इन्वेस्टिगेट कराने, आप उसके लिए पहले हमारे पास आएँ। जो लोग बेसिक चीज़ें, अगर आपके अंदर खून की कमी है, उसको पूरी करें, अपनी डाइट अच्छी लें, आप अपने विटामिन्स को पूरी करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को, नींद को, टेंशन को कम से कम लेने की कोशिश करें। और अगर आप डॉक्टर के पास टाइम पे जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सिंपल टेस्ट हैं, बहुत आसान मेडिकेशंस हैं, हम आपको बहुत जल्दी ट्रीट करेंगे और उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जितनी देर से आप डॉक्टर के पास जाएँगे, उतनी ज़्यादा टेस्ट, उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट और उतना कम अच्छा आपका आउटकम होगा। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपको शादी के पहले दिन से है और स्पेशली अगर आपकी शादी नहीं भी हुई भी, अगर आपको साइकिल का प्रॉब्लम है बीइंग फीमेल्स, तो आप जाके पहले इन्वेस्टिगेट कराएँ। इसी तरह से एक चीज़ है जिसको हम प्री मैरिज काउंसलिंग कहते हैं, या हम उसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी कहते हैं, जिसमें आप नॉर्मल भी लोग जाके अपनी रूटीन टेस्ट करवाते हैं ताकि जो प्रॉब्लम हो वो एड्रेस टाइम पे हो सके। और देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हम ये कहते हैं कि जी आपका कुछ नहीं हो सकता। 90% पीपल कैन बी ट्रीटेड इफ़ दे कम एट द राइट टाइम। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंबर जलील बख्तियार का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मैडम ने इस अहम मौजू के ऊपर इतनी मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर की और उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।